नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं पूजा कविया गोमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिडनी डायलॉग को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकतंत्र के लिए साथ काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके तहत राष्ट्रीय अधिकारों को भी मान्यता देनी चाहिए और व्यापार निवेश को भी बढ़ावा देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को ही ले लीजिए, सभी लोकतंत्रों के लिए साथ काम करके ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये गलत हाथों में ना जाए, जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई है। ये भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी भी है। प्रौद्योगिकी और डेटा नए हथियार बन रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत खुलापन है। हमें वेस्टर्न इन्वेस्टर्स के स्वार्थों को इसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है। यहाँ संप्रभुता, शासन, नैतिकता, कानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम चुनौतियों को अवसर में बदल रहे हैं ताकि भविष्य में इनका बेहतर इस्तेमाल हो सके। भारत अपनी साझा समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत की डिजिटल क्रांति लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के पैमाने में निहित है। यह हमारे युवाओं के उद्यम और इनोवेशन से संचालित है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल युग हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में तेजी से बदलाव लाए हैं। तो बिटकॉइन के लिए हम तैयार कितने हैं, आज इसी को लेकर खास पेशकश है हमारी और इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़े हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट है ये। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आज के खास कार्यक्रम में। हमारे साथ अमन अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से। बहुत स्वागत है अमन जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे अश्विनी राणा जी यही मैं समझना चाहूंगी, बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आजकल हम देख रहे हैं हर किसी की जुबान पर है ये, हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है, लेकिन ये है क्या? कई लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है कि ये है क्या और क्यों आजकल इसको लेकर नए नए जो विवाद है, नए नए जो बयान है वो आ रहे हैं। बिटकॉइन क्या है? देखिए, ये अगर सीधा सीधा कहा जाए आसान शब्दों में तो वर्चुअल करेंसी है, जिसका अस्तित्व आपके पॉकेट में नहीं है, लेकिन आपके डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर पर है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका आज जो अट्रैक्शन का जो एक इस कारण है कि पर्टिकुलर युवाओं में कि वो फ्लक्चुएट करता है, मार्केट में इसका रेट जो है फ्लक्चुएट करता है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये रेगुलेटेड नहीं है हमारे देश। कहीं पर भी हमारे देश ने इसको, रिजर्व बैंक ने भी तो लागू नहीं किया है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके कारण से जो सिक्योरिटी है आप वो नहीं है। यानी आपका पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपको ये पता नहीं कल तक बढ़ेगा या घटेगा, और जब आपको चाहिए तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान तब तक नहीं है जब तक कि वो करेंसी देश के द्वारा रेगुलेटेड ना। तो उसके कारण से मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत सोच कर और जो है देश को निर्णय लेने की जरूरत है। क्या ये हमारे देश के लिए प्रकार से ठीक रहेगा? जी अश्विनी जी, बिल्कुल क्या है ये बिटकॉइन, वो आपने बताया है, और क्यों आजकल इसको लेकर जो है इतनी बातचीत हो रही है, इसको लेकर जो है विवाद भी हो रहा है, कई तरीके की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं। लेकिन अमन जी, आरबीआई ने ये कहा है स्पष्ट तौर पर कि बिटकॉइन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। काफी ज्यादा इसको लेकर हमने देखा कि पिछले दिनों मामले भी सामने आए हैं। कैसे ये मुमकिन है, कैसे हमारी जो पूरी इकोनॉमी है इससे इफेक्ट हो सकती है? देखिए,
2015 से हम लोग जो है भारतीय वित्त संस्थान में अलग अलग रिसर्च स्टडीज के थ्रू सुकेश करते आए हैं, बताते आए हैं कि क्या इसके नुकसान है, क्या फायदे हैं। और एक हमारी स्टडी के बेसिस पे आरबीआई ने 2017 में एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की कि किस तरीके से डिजिटल करेंसी एक सेंट्रल बैंक लॉन्च कर सकता है। जो डिजिटल करेंसी एक सेंट्रल बैंक लॉन्च करता है, जैसे हमारी स्टडी के बेसिस पे चाइना ने, वेनेजुएला ने और 2-3 और कंट्रीज हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात करी है और कुछ चीजों में किया भी है। अगर वो करना करे तो उस तरीके से सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में जाएगा और वहां से उस डिजिटल करेंसी का, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है, वो निर्धारित तरीके से सेफ भी होगा, रेगुलेटेड भी होगा और एक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। पर जो ये बिटकॉइन जो इस समय मार्केट में चल रहे हैं, अमेरिका से निर्देशित हुए, जापान से बने आज से 10-12 साल पहले, ये ऐसे हैं जैसे कसिनो के अंदर हम पिक्चरों में देखते हैं छोटी छोटी चिप होती हैं। उन चिप्स को लेके एक इंसान खेल सकता है अलग अलग जगह पे। तो सिर्फ कुछ जगहों पे, कुछ कंपनीज और कुछ मार्केट में उनको उन्होंने जगह दी है कि एक कोई जो इंसान है या कंपनी जो है उसको चिप को निकालती है और उसको कहती है वो बिटकॉइन है, उसको यूज किया जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके अंदर एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी, और कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसके पास जाता है, कोई सरकार, हिंदुस्तान से थोड़ी कोई भी सरकार इसको ट्रैक नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कोड बेसिस पे डिजिटल फॉर्म में रहता है। तो इससे जो इलिसिट मनी ट्रांसफर है या ड्रग्स है या माफिया है या जो टेररिज्म करते हैं लोग, उनको उनका बढ़ावा बहुत मिलता है, बिकॉज ये बहुत ओपेक सिस्टम है। पूरी तरह तो ये सेफ नहीं है जैसे कहा जाता है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन यूज करते हैं वो ब्लॉकचेन भी तोड़ी जा सकती है। और इस तरीके से कुछ फ्रॉड हुए हैं बीच में, पिछले 4-5 साल में देखने को मिला, काफी सारे लोगों के बिटकॉइन गायब हो गए और प्रॉब्लम हुई। बट इससे वो सेफ्टी फैक्टर के ऐसे बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है और सरकार भी जो आरबीआई जो हमारे पेपर के बाद था, उसके बाद उन्होंने जो कमेटी ने कहा है कि करना चाहते हैं और इसके लिए टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च करें। और उसके लिए तो हिंदी ये लोग पूछ सकते हैं, उसकी उसकी जरूरत नहीं है। इसको एक और फॉर्म जो है यूज करके किया जाए ताकि जो है हम इसको मनी सप्लाई के अंदर ले सके। तो इसलिए अगर सेंट्रल बैंक लॉन्च करे तो ठीक है, पर जिस तरीके से अभी चल रहा है वो बहुत नुकसानदेही है और बहुत रिस्की है। और कि जैसे कोई चीज वॉलेटाइल होती है, आप देखेंगे कोई भी करेंसी, ये तो होता नहीं कि आज के दिन में 10,000 बढ़ गई, 5,000 बढ़ गई, ऐसे कभी भी किसी भी करेंसी में ट्रेडिंग नहीं हुई है। और जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एसेट वैल्यूएशन, वो ये बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही है वो डिफाई करते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं। कल को अगर फेल हो जाए तो कौन इस पैसा को देगा? मेरा ये पैसा अगर मैं बिटकॉइन में लगाऊं तो कौन सी गवर्नमेंट मेरे को सपोर्ट करेगी, कौन सी लीगल फ्रेमवर्क में जाऊंगा, कौन से कोर्ट में जाऊंगा मैं, या मैं कहाँ से जाके दुहाई करूंगा कि मेरा पैसा चला गया है, कहाँ गया है, कहाँ बताएं वो कोई भी रेगुलेशन इस समय इसके ऊपर लागू नहीं होती है। और ये सबसे बड़ी इसकी नेगेटिव फीचर है। बिल्कुल, और इसी को लेकर शायद जो है सरकार कुछ प्लान करने की तैयारी में है। अश्विनी जी, सरकार बिटकॉइन पर कुछ प्लान लाने वाली है, कैसे बिटकॉइन को नियंत्रित किया जा सकता है, रेगुलेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या फिलहाल यही है कि कोई देखने वाला नहीं है, फ्रॉड इसमें हो जाए, कुछ भी गलत इसमें हो जाए, तो नियंत्रण कैसे हो इस पर? नियंत्रण देखिए वो रिजर्व बैंक के थ्रू ही हो सकता है, जैसा कि अमन जी भी अभी कह रहे थे कि ये जब तक अगर रेगुलेटेड नहीं होगी, कंट्रोल में नहीं होगी, तो अभी क्या है, रिजर्व बैंक जो नोट छापता है वो एक मात्रा में छापे जाते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था उससे साइज के हिसाब से, और उसका कंट्रोल और उसकी जिम्मेवारी भी रिजर्व बैंक की रहती है कि अगर कल को किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो नोट की जो पेमेंट है, मतलब उसकी देनदारी जो है रिजर्व बैंक निश्चित करता है। तो इसके ऊपर भी सरकार सोच रही है कि भाई लोगों का झुकाव इस तरह है। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सिक्योर्ड हो, वो रेगुलेटेड हो और सरकार की भी जिम्मेवारी हो, और जो उसको कैरी कर रहा है उसको भी पता रहे कि मैंने जो इसमें इन्वेस्ट किया है या मैंने जो ये डिजिटल करेंसी ली है वो किसी भी फॉर्म में वो सिक्योर्ड है, यानी मैं उसको कभी भी कैश कर सकता हूँ और उसका जो पूरी करेंसी है जो उसके द्वारा ट्रांजेक्शन होती है उसका पूरा लाभ देश के आर्थिक विकास में हो। यानी अगर इतना पैसा जो कि अनरेगुलेटेड फॉर्म में अगर इस प्रकार की करेंसी में लगा हुआ है तो उसका सीधा सीधा देश की अर्थव्यवस्था पर तो उल्टा नुकसान हो रहा है। जबकि कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी लेनदारी है, देनदारी है, खरीद की,
जो भी हो रही है, प्रोडक्शन है, सेल हो रही है, तो उसका लाभ अगर जीडीपी में देश की अर्थव्यवस्था को नहीं होगा तो मुझे लगता है उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है क्योंकि लोगों का झुकाव इस डिजिटलाइजेशन की तरफ है, तो इसलिए सरकार उसके ऊपर सोच रही है। मुझे लगता है सरकार जो भी फैसला करेगी वो देश के और लोगों के हित में करेगी, ताकि लोगों का पैसा भी सुरक्षित हो और लोगों को एक मनी जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल करेंसी कैरी करने के लिए भी आसान हो, ताकि वो उसको इजीली ट्रांजैक्ट भी कर सके, सिक्योर भी करे। बिल्कुल, और इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि इसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे अमन जी कि बिटकॉइन अगर लीगल नहीं हुआ, हालांकि इसको लेकर अभी प्रोसेस है, क्या होगा ये भी हमें देखना होगा, लेकिन अगर नहीं हो पाता लीगल तो पैरेलल जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसे चल पाएगी, उसके साथ ही चल पाएगी क्या? देखिए जी, पहली बात तो जो स्टेटस है इसका आजकल, अरुण जेटली जी ने बजट में भी हमारे पेपर के बाद कहा कि ये एक लीगल टेंडर नहीं है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आरबीआई ने भी जो है पहले मना कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो ट्रेडिंग उसमें अलाउ कर दी गई। मतलब उसमें एज कमोडिटी मान के कि ट्रेडिंग हम इसके अंदर अलाउ कर दें, तो ट्रेडिंग अलाउ कर दिया गया। बट काफी ज्यादातर बैंक ने विड्रॉ कर लिया, इसलिए लोन देने के लिए या पैसा देने के लिए या ट्रांसफर देने के लिए, बिकॉज उसमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही। तीसरी बात जो आपने रेगुलेशन की बात की, जो क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर सपोज जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें बच के रहना चाहिए, तो इसका मतलब सरकार का देश बिल्कुल ठीक आ रहा है कि जो है इसके अंदर किसी भी इंसान को, आम इंसान को निवेश नहीं करना चाहिए, इसमें खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हाथ जलाने वाली चीज है। और इस तरह की चीज के अंदर लोगों को और कौन सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने भी ये बात कह दी। तो ये चीज क्लियर है कि निर्धार का निर्देश क्लियर तरफ जा रहा है कि ये हिंदुस्तान में डिक्लेयर होगा कि ये इलीगल या नॉन टेनेबल करेंसी रहेगी या एसेट रहेंगे। तो इसको देखते हुए कि इसको जो रेगुलेशन है वो बड़ी क्लियर है, सिर्फ ट्रेडिंग में अलाउड है, बट वैसे खरीद बेच में यूज करने के लिए ये अलाउड नहीं है इस समय, और ये इलीगल माना जाता है अगर इसमें कोई खरीद बेच में इसे खरीद करने की कोशिश करे। आगे जाके अगर भारत सरकार आरबीआई के थ्रू डिजिटल करेंसी निकालती है, तो वो करेंसी को निर्देश दिया जाएगा। वो करेंसी को, जैसे मैं अभी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा ट्रांसफर करता हूँ, तो वो पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। उसमें इस तरह की है कि एक थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे आज हम कोई कंपनी यूज करते हैं जिसके थ्रू ट्रांसफर करते हैं, जो चाहे यूपीआई करेंगे वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बट एक कंपनी के थ्रू करते हैं, वो कंपनी नहीं आएगी। जैसे मेरे को आपको देना है या आपको मुझे कुछ पैसा देना है, वो डायरेक्टली मैं डिजिटल वॉलेट के थ्रू अपना जो मेरा पड़ा है पैसा, जैसे बैंक के थ्रू, वो पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूँ, और उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने भी कोई चीज लॉन्च की थी, टेक्नोलॉजी, जिसमें विदाउट मोबाइल एप्लीकेशन इमीडिएटली हम जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पर उसका भी लिमिटेड स्कोप है जितना दिखाया गया है। उसको जब वो बढ़ाती की जाएगी, हो सकता है इसको डिजिटल पेमेंट गेटवे के फॉर्म में और डिजिटल करेंसी के फॉर्म में सेंट्रल बैंक आरबीआई लॉन्च करे, तभी ये एक विज्ञापन करेगी। पर जो क्लियर इंडिकेशन है पिछले 5 साल में कि भारत सरकार की तरफ से, अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इसको निर्धारित तरीके से लीगल टेनेंसी देने को नहीं। कि क्या लग रहा है अश्विनी जी आपको, इकोनॉमी ऑफेंस को क्या बिटकॉइन से मतलब आगे बढ़ावा मिल पाएगा, कुछ बल मिलेगा, क्या इसका जो सीधे तौर पर इफेक्ट है वो पड़ेगा? तो सीधा इकोनॉमिक ऑफेंस से उसका असर नहीं है, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है और रेगुलेटेड नहीं है, और किसके पास कितना है, उससे वो क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, लीगल कर रहा है, इलीगल कर रहा है, कहीं पर भी वो सरफेस के ऊपर नहीं है, यानी वो पर्दे के पीछे सारा कुछ कर रहे हैं, और उसका असर जो है देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। बैंकों से जो पैसा निकल कर इस बिटकॉइन में लगेगा, बैंकों में अगर पैसा है तो वो कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं पर उसको यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के जो जाएगा तो उसका कोई यूज नहीं है। तो सीधा सीधा इलीगल एक्टिविटीज हो या सट्टा हो, आज की डेट में इसको सीधा सीधा सट्टा ही कहेंगे। जैसे अमन जी ने कह रहा है, किसी भी करेंसी का, किसी भी मेटल का इतना हाइप और जैसे होता नहीं है, तो ये सीधा सीधा लोगों को एक अट्रैक्ट करने की आज बात चल रही है कि भाई आप पैसा लगाओ। लोग शेयर मार्केट छोड़कर बिटकॉइंस में आने लग गए, लेकिन जब वो बर्बाद होंगे तो कुछ पता नहीं।
बिल्कुल। और बैंकिंग सेवा कैसे इससे प्रभावित होने वाली है, इसका क्या असर पड़ेगा बैंकिंग? बैंकिंग देखिए, आज की डेट में ये पैसा मैंने कहा कि अगर निकल के ये जो इंडियन मनी जो चलती निकलती इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बैंकों के पास फंड का क्रंच होगा। अदरवाइज वो जो फंड बैंक में रहता है, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्रोडक्टिव उसके अंदर यूज होता है, लोगों को लोन देने के लिए यूज होता है, देश की इकोनॉमी में जिसके प्रोजेक्ट में काम आता है। लेकिन ये जो पैसा है ये कहीं पर काम नहीं आ रहा, ये तो जिसके प्रॉफिट में है वही उसको एंजॉय कर। बिल्कुल। और साथ ही ये भी जरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि बैंक से रणनीति इसको लेकर फिर कैसे बना सकते हैं, क्या रणनीति बैंकिंग सेक्टर की रहने वाली है इसको लेकर? क्योंकि बैंक जो है आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड है, तो बैंक आरबीआई जो रेगुलेटेड जो लॉज बनाएगी बैंक विल फॉलो। तो बैंक अपने आप में कोई उसका रीजन नहीं ले सकते, वो तो सरकार और रिजर्व बैंक जो उसके लिए कानून और नियम बनाएंगे उसको बैंक जो है वो लागू करेगी। बिल्कुल। अब जरा अभय जी आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने वाली हूँ युवाओं को लेकर, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे भी, उनसे भी जब बातचीत करो तो वो बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर उसमें पैसा लगाने की बात करते हैं। तो युवा कैसे प्रभावित इससे हो रहे हैं और कैसे होंगे, और क्या ये जो है सट्टेबाजी को भी बढ़ावा देगा, उसके अंतर्गत भी आता है क्या? देखिए जी, ऐसा है कि युवा होता है या कोई भी इंसान होता है, जहाँ पे उसको मुनाफा दिखाई देने लगता है वहाँ से प्रभावित होने लगता है। बिल्कुल। और जो युवा होता है, जो नया नया बना है, अभी 18 साल 19 साल का हुआ है, तो उसमें बड़ी उमंग होती है, वो एक दिन में बिलियनियर बनना चाहता है। और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो बिलियनियर तो बनना चाहता है, बट वो ये जानता नहीं कि क्या चीज ठीक है क्या चीज ठीक नहीं। बिल्कुल। तो उसको देखते हुए वो वीडियो से पैसा जो कमाने वाली स्थिति है वो उसको स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है कि जो है ये पैसा बन रहा है तो हो रहा है, पर उसको ये नहीं समझ आता है कि लीगल है या नहीं लीगल है। इसी वजह से हम देखते हैं काफी सारे नवयुवक जो होते हैं, पहले भी जो इस टाइप की चीजें होती थी, जो गलत काम होते थे, धंधे होते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे बिकॉज उसमें मुनाफा ज्यादा नजर आता था जी। पर इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मुनाफा ही मुनाफा होगा, बिकॉज आपका फ्रॉड भी हो सकता है, अगर वो क्रैश करेगी तो क्रैश भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ये बिल्कुल एक इलीगल एसेट तो नहीं है, बिकॉज काफी देशों ने इसको लीगलिटी दी है, बट जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इसका लीगल रिपोर्ट ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी, इसलिए एक युवा को ज्यादा बचने की जरूरत है, बिकॉज वो इसकी तरफ ज्यादा विभाजित होता है। बिल्कुल। और जो बिटकॉइन की कंपनियां हैं वो इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा तो लोगों को लेके आए, ये दिखा के कि जैसे किस तरह पैसा बन रहा है, आप मेरा 10,000 रुपए लेंगे तो 50,000 बन जाएंगे। अब वो जैसे सट्टेबाजी होती है या हमने देखा जो चिट फंड स्कीम्स होती हैं, इस तरीके से वो रुझाती हैं लोगों को, इस तरीके से ये कंपनियां भी लोगों को रुझा के पैसा लाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल अमन जी, और डिजिटल इकोनॉमी में बिटकॉइन का रोल क्या है, जरा वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इसका रोल है, जैसे मैंने बताया, अगर सेंट्रल बैंक निकाल के लाता है, इवन फेडरल रिजर्व बैंक ने पिछले साल कहा है कि वो भी अपनी डिजिटल करेंसी निकालेंगे, जबकि अमेरिका से ये जो बिटकॉइन है, इस टाइप की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका रुझान हुआ है, जबकि तभी सेंट्रल बैंक ने वहां भी कहा है कि हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकालेंगे। तो अगर वो आता है तो उसका रुझान तो बड़ा अच्छा होगा, और सरकार की ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर मैं आपको 1 रुपया देना है, जैसे मैं 100 रुपए का नोट आपको पकड़ाता हूँ, कुछ अपनी सब्जी वाले को देता हूँ 100 रुपए का नोट, और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, धीरे धीरे जब मैं डिजिटल वे में पे करता हूँ तो अभी तो ट्रांजैक्शन में फीस लग रही है, बट अगर ट्रांजैक्शन में फीस नहीं लगेगी तो दोनों को फायदा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और थेफ्ट कम होगी, बिकॉज जब मेरे हाथ में जेब में पैसा है तो कोई चोर भी चोरी कर सकता है और भी कर सकता है, पर वो एक डिजिटल बैंक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, दूसरे के फ्रेमवर्क में जा रहा है, तो एकदम से वो सेफ है। तो इसलिए जो चीजें हैं वो बढ़ोतरी की तरफ जाएंगी। जो बिटकॉइन ने अभी तक किया है, कोई भी इकोनॉमी आज की डेट में कहने को तैयार नहीं है कि मेरी जो ग्रोथ हुई या उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ या इंक्रीज हुआ वो बिटकॉइन की वजह से हुआ। कहीं पे भी हमें ये आंकड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं। जरूर इसकी स्पेस थोड़ी सी है, जो अमाउंट है अभी बहुत छोटा सा है, पर ये है कि जैसे इसकी बहुत उछाल अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में उछाल नहीं आया है, तो ये पैसा कहीं क्रिएट होता है और कहीं जाके सेटल होता है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो जब ये किसी देश में हुआ, कहीं जाके सेटल हुआ, कहीं गया, तो किसको क्या पता है किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ जा रहा है, और
और वो क्या प्रोडक्टिविटी में लगेगा, ना वो आम आदमी की जेब में आ सकता है, ना आपकी, ना मेरी जेब में आ सकता है। तो कैसे ग्रोथ होगी? ग्रोथ तो तभी होगी जब वो एक प्रोडक्टिव यूज में, एक इकोनॉमिक यूज में, एक आम आदमी के यूज के लिए आए और उससे जो है एक आम आदमी दिनचर्या की चीजें कर सके। और वो तभी पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया, जब एक सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई उसको डिजिटल करेंसी के फॉर्म में लॉन्च करता है और एक M5 जो हमने कॉन्सेप्ट सोच किया था मनी सप्लाई का, उसको एक्सपैंड करके M3 से M5 में लेके जाता है ताकि उसको अकाउंट कर सके कि कितना डिजिटल फॉर्म में पैसा है मार्केट में। जैसे आज कहते हैं कि इतना पैसा मार्केट में है या इतना पैसा डिमोनेटाइजेशन से पहले मार्केट में, वो तभी निर्धारित करता है कि जब आरबीआई उसको कंट्रोल करे या कोई भी ऐसा सेंट्रल बैंक कंट्रोल करे। बिल्कुल, यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारत बिटकॉइन के लिए आखिरकार तैयार कितना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर आप चर्चा का हिस्सा बने और विस्तार से जानकारी दी कि आखिरकार कितना हम तैयार हैं। देखिए, पैसा आपका है, ईमानदारी से आप कमाते हैं, ये आपको सोचना और समझना होगा कि आप कहाँ पर इसको लगाएं। जल्द पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी गलत झांसे में फंसने से बचे। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।